नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दतिया हलचल और मैं हूं आपके साथ सफीक काजी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम पहुंचे हैं दतिया जिले की ग्राम पंचायत गौरा में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं गौरा कोटरा पंचायत सचिव विश्वामित्र शर्मा जी। और पंचायत सचिव के साथ साथ वो एक क्रिकेट प्रेमी भी है और समाज सेवी भी है। आज हम उनसे काफ़ी अच्छा वार्तालाप करना चाहेंगे और वो हमें अपने सवालों के जवाब देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखें आप दतिया हलचल को। तो सर्वप्रथम सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सफीक जी, आपका और आपके चैनल दतिया हलचल का हमारी ग्राम पंचायत गुरा में बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लग रहा है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं। तो सर्वप्रथम सर, हम आपसे सवाल करेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और आपका बचपन कहाँ पर बीता? हाँ, मेरी शिक्षा दीक्षा एक आम व्यक्ति की तरह आप लोगों की जैसे ही व्यतीत हुई। प्राथमिक मेरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय उपराय से, माध्यमिक शासकीय माध्यमिक विद्यालय उपराय से, हायर स्कूल हायर सेकेंडरी शिक्षा मैंने उपराय से प्राप्त की। उसके बाद पीजी कॉलेज दतिया से मैंने राजनीति विज्ञान से मास्टर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैंने डबरा से जीनियस स्पीकिंग क्लासेस से किया। और भी मेरे कुछ प्लान थे, लॉ करने का प्लान था, लेकिन उसके बाद मेरी जॉब लग गई तो उसके बाद फिर अध्ययन नहीं कर पाया। सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपने कोचिंग भी संचालित की, बच्चों को पढ़ाया भी है। वो क्योंकि हमारे साथ के बच्चे हमें बताते हैं कि हम विश्वामित्र शर्मा जी के पास में पढ़े हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई के साथ कोचिंग संचालित की या पढ़ाई के बाद में कोचिंग संचालित की है? देखिए, हमारी एजुकेशन के समय जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा था और कॉलेज की डिग्री कर रहा था, तो उस समय हमारे घर की परिस्थितियाँ कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस समय मुझे मेरी पढ़ाई और अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखना था। तो उस समय कॉलेज के साथ साथ मैंने अपने ग्राम उपराय में और पास के गांव सीतापुर में कोचिंग संचालित की, जिसमें मैं कक्षा 12वीं तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करता था और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कराया करता था। 2006 से पहले काफ़ी कोचिंग मैंने बच्चों को दी और मेरे पास 150 से लेकर 200 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। सर, बात करें आपके शासकीय पद पर, तो आप शासकीय पद पर कब पदस्थ हुए और शासकीय पद पर कब पदस्थ हुए और उसके बाद में आपका शासकीय पद पर आने का जीवन कितना संघर्षशील रहा? देखिए, जब मैं 2006 में सीतापुर में कोचिंग पढ़ाया करता था, उस समय हमारे बहुत अच्छे एक पारिवारिक जिनसे हमारी टर्म्स रहे, धीरू भाई साहब, जो कि उस समय पंचायत के सरपंच थे। 2006 में उनके सरपंच रहते हुए मुझे पंचायत सचिव के पद पर आने का सौभाग्य मिला। उनके विशेष प्रयासों से, उनकी अच्छी सोच के कारण मुझे पंचायत सचिव का पद मिला और 2006 अप्रैल 2006 में मुझे पंचायत सचिव का पद मिला। तब से लेकर 2014 तक मैं अपने ग्राम उपराय में रहा। 5 साल धीरू भाई साहब के साथ मैंने अपना कार्यकाल किया। उसके बाद अन्य सरपंच आ गए थे। उसके बाद मैं कुछ समय तक के लिए 4-5 साल बामरोल ग्राम पंचायत में रहा। कुछ समय के लिए डोंगरपुर पंचायत में भी गया और उसके बाद 2017-18 में मैं ग्राम पंचायत बड़ौन कला में आ गया था और अभी 2024 में जस्ट बिफोर विधानसभा इलेक्शन में ग्राम पंचायत गुरा में आया। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, तो चूंकि पंचायत की जो नौकरी होती है वो एक फील्ड की नौकरी होती है, जहाँ पर ये वाली जो कहावत होती है ना, 1 पोस्ट 100 कैंडिडेट। तो कोई भी योजना आती है, तो कोई भी चीज आती है, तो गिने चुने लोगों के लिए ही दे पाते हैं, तो और दावेदार बहुत सारे लोग होते हैं। तो शासकीय नौकरी में संघर्ष होना और मुसीबतों का सामना करना एक सामान्य परिस्थिति रहती है। बस मेरा यही मानना है कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी शिद्दत के साथ करें, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं को सामना आपको अपने कार्यकाल में नहीं करना पड़ेगा। सर, मैं अगर बात करूं ग्राम पंचायत बड़ौन कला की, जबकि आप पंचायत सचिव वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो बड़ौन कला वासियों
की बात मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी बड़ौनकला गाँव का ही हूँ। तो आपकी बहुत याद करते हैं बड़ौनकला के जो ग्रामीण हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं और भी युवा हैं, सभी आपको याद करते हैं कि सचिव तो बस विश्वामित्र शर्मा ही थे। तो आपने ऐसा क्या किया वहाँ पंचायत में, और क्या आपने ऐसी कैसी यादें छोड़ी अपनी कि आज आपको आज भी पंचायतवासी याद करते हैं? धन्यवाद सफीक जी, आपने इस प्रकार के शब्द कहे। देखिए, मेरे जो रुआं होते हैं, जब अच्छी कोई दिल की बात होती है तो उसके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तो बड़ौनकला का नाम सुनकर एकदम ऐसी ही एक फीलिंग्स मेरे दिल में आई। काफी अच्छा प्यार और इसलिए मुझे बड़ौनकला गांव में मिला, बड़ौनकला पंचायत में मिला। मैं जिस भी घर में जाता था उस मुझे वहां पर सम्मान मिलता था और मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में नौकरी कर रहा हूं। घर जैसा प्यार और इसलिए मुझे बड़ौनकला पंचायत में मिला और मैंने भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उस पंचायत में रहकर अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास किया। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि काफी अच्छे तरीके से बड़ौनकला में मेरे द्वारा कार्य किए गए। जो सरकार की योजनाएं आई उनको बहुत अच्छे तरीके से मेरा सुचारू रूप से दिलाने का प्रयास रहा। मध्य प्रदेश शासन की बहुत अच्छी योजना लाडली बहना योजना मेरे समय पर उस समय आई। तो मेरे ख्याल से 99% अब पात्र व्यक्तियों को उस समय मैंने लाडली बहना योजना से जोड़ा और बहुत सी योजनाएं थी जिनसे लोग थोड़े से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने अच्छे से प्रयास करके उन योजनाओं से लोगों को जोड़ा और बहुत अच्छा कार्यकाल मेरा बड़ौनकला का रहा। मैं आज भी बड़ौनकला को याद करता हूँ, बड़ौनकला के लोगों को याद करता हूँ। काफी प्यार और उसने मुझे उस पंचायत से मिला था और ये शासकीय नौकरी में ये चलता रहता है कि आज यहाँ कल वहाँ। तो जहां पर रहो पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करो, वहां पर प्यार मिलता है। ऐसा ही प्यार मुझे, जैसा प्यार बड़ौनकला में मिला, मुझे सौभाग्य से ऐसा ही प्यार बुरा पंचायत में भी मिल रहा है। यहाँ पर भी लोग मुझे बहुत सारा प्यार और सम्मान देते हैं और मेरा भी प्रयास रहता है कि उनकी पात्रता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको शासकीय योजनाओं से जोड़ सकूं। सर, एक सवाल और बड़ौनकला को लेकर कि बड़ौनकला के जो कि गरीब तबके के लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं, अपन कह सकते हैं 60 साल की उम्र के बाद, तो वो ऐसा बताते हैं अभी वर्तमान में कि विश्वामित्र शर्मा एक शासकीय पद पर रहने के साथ साथ समाज सेवी भी है। यानी कि कहीं उन्होंने ऐसा बताया हमको कि कहीं अगर पैसों की भी जरूरत है, यानी पैसे लग रहे किसी कार को लेकर, किसी सरकारी कार में किसी फीस लग रही 150, 200, 500 रुपए, तो वो भी सर आप अपनी तरफ से उन गरीबों के लिए कर देते थे सर? देखिए, भगवान की दया से मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने ये बात कही थी कि मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। तो कई बार अपने सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई व्यक्ति अपने पास आया और उसके पास फोटोकॉपी कराने के लिए भी नहीं है, उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी इतनी स्थिति नहीं है कि वो कर सके। तो ऐसी समय में अगर अपन अपने गांठ से 100-200 रुपए या 500 रुपए खर्च कर देते हैं तो वो 100-200, 500 रुपए आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य देकर जाते हैं और वो 200-500 रुपए आपके लिए लाखों का काम अड़े वक्त पे करते हैं। और ऐसा ही मैंने कई वृद्ध हमारे जो रहे उनको मैंने करने का प्रयास किया। समय समय पर जो वृद्ध लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें बूढ़ी उम्र में बहुत ज्यादा सम्मान मिले। तो आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर मैं कई वृद्धों को बुलाकर उनका सम्मान किया करता था और वो वृद्धों के साथ बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस समय पर मैं भी ऐसे वृद्ध लोगों के साथ बैठता था। बड़ौनकला के जो अपने राजा साहब थे, पर्वत राजा साहब थे, राम कुमार भाई साहब तिवारी जी हैं और एक पांडे जी हैं और आपके जो प्रमोद महाराज हैं उनके पिताजी थे वो दाढ़ी वाले, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जगदीश महाराज। आहा, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार और सानिध्य मिला और बहुत अच्छे लोग वहाँ के हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ। कुल मिलाकर सर बड़ौनकला का आपका काफी कार्यकाल अच्छा रहा और जनता यानी ग्रामीण भी आपको काफी याद करते हैं आज भी। थैंक यू। और ग्रामीण कहते हैं कि अगर हो सके तो जहां तक कोशिश हो तो हमारी पंचायत में आप दोबारा पहुंचे। और सर हम थोड़ा सा बात करेंगे धीरू भाई साहब को लेकर, जो कि सर्वप्रथम वो आपके कार्यकाल में वहाँ उपराय में जो सरपंच पद पर रहे तो उन्होंने बड़ौनकला और उपराय को जोड़ने वाले रोड का भी निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में आज भी है। और अभी फिलहाल में अगर बात करें तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी है, जो कि अभी भी उनका कार्यकाल काफी अच्छा चल रहा है और अभी भी उनका आश्वासन ऐसा है कि उस रोड को हम पक्का करवा के आपको देंगे।
का कार्यकाल उस समय जो 2005 से शुरू हुआ था बड़ा शानदार रहा था। ना केवल आपके बड़ौनकला को उन्होंने उपराय गांव से जोड़ा था, बल्कि एक बानोली बारा रोड भी उस समय हुआ करता था, उसको भी मेन रोड से जोड़ा था। बड़ेरा गांव के लिए, बड़ेरा पंचायत के लिए भी उन्होंने उपराय से मार्ग जोड़ा था। बहुत सारे काम किए थे। एक पुलिया बहुत जटिल समस्या रहती थी, हनुमान जी महाराज के लिए बड़ेरा के लिए जाते थे, तो वो पुलिया ना होने के कारण बरसात के मौसम में लोग बड़ेरा और हनुमान जी के मंदिर की ओर नहीं जा पाते थे। तो वो एक तिरुवनंतपुरम के सांसद जी हैं, उनसे उस समय पर 2005 में काम लेकर आए थे। तो बहुत शानदार सरपंची का कार्यकाल भाई साहब का रहा था। और चूंकि उनके कार्यकाल में मुझे इस सेवा काल में आने का सौभाग्य मिला, तो ही इज ऑलवेज स्पेशल पर्सन फॉर मी। और अब तो चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी है, अध्यक्ष हैं वो, तो काफी मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में हमने देखा कि लोगों से अच्छे से मिलते जुलते हैं, जमीनी नेता हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बहुत आगे जाएंगे आगे जाकर। सर, अगर अधिकारियों की बात करें तो आपके कार्यकाल में जनपद सीओ सर जो हमारे पूर्व में रह चुके हैं गिरिराज दुबे जी की, तो वो भी काफी अच्छे अधिकारी रहे हैं और उनसे मेरा व्यक्तिगत लगाव है, आज भी है। हालांकि वो अभी दूसरे जिले में पदस्थ है, आज भी उनका व्यक्तिगत लगाव उनका भी मेरे साथ है और मेरा उनके साथ में कभी भी बातचीत होती रहती है। अभी जो वर्तमान में विनय त्रिपाठी जी सीओ सर हमारे पद पर बैठे हुए, उनसे मेरी तो काफी मुलाकात एक ही बार हुई, वो भी ठीक है सर। और आप इन अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, चूंकि आपने गिरिराज दुबे सर का नाम लिया है, तो उनका प्यार और स्नेह तो मेरे साथ हमेशा रहा, और बहुत अच्छे अधिकारी गिरिराज दुबे सर थे। उनके साथ प्लस पॉइंट ये और था कि वो भी एक क्रिकेटर थे, तो उनसे मेरा जुड़ाव बहुत अच्छा हो गया था। उनको मिस करता हूँ, लेकिन आपने कहा कि नए सर जो विनीत त्रिपाठी सर है, उनसे मैं अभी जुड़ा हूँ, उनसे भी आप जुड़िए। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सीधी सरल भाषा में बात करते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली सोच सामान्य त्रिपाठी सर में है, और उनके कार्यकाल में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है। और जहां तक अधिकारियों की बात अगर आप करें, तो 2006 से लेकर अब तक मैंने अपनी लगभग अपन देखेंगे तो लगभग 19 साल का कार्यकाल मेरा हो गया है। इस 19 साल में जो वर्तमान कलेक्टर सर हैं, बानखेड़े सर, आहा क्या जेंटलमैन पर्सन है। उन जैसा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मैंने अपने सेवा काल में आज तक नहीं देखा। मैंने कहा मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैंने वो सारी क्वालिटी जैसा मैं बनना चाहता हूं वैसी सारी क्वालिटी कलेक्टर सर में देखी हैं, और बहुत जेंटलमैन पर्सन है। और मेरे फेवरेट प्रशासनिक अधिकारी बानखेड़े सर हैं। और अगर भगवान मुझसे कहे कि एक वरदान मांगो, तो मैं आंखें बंद करके यही वरदान मानूंगा कि मुझे सम्मानीय कलेक्टर सर जैसी सोच और सम्मानीय कलेक्टर सर जैसा व्यक्तित्व दे दे। जहाँ तक सर आपने जिला कलेक्टर महोदय की बात करी, तो उनकी तो मैं थोड़ा सा उनके संबंध में मैं भी दो शब्द कहूंगा कि इतने बड़े जिला लेवल के अधिकारी होने के बाद भी अगर मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं तो उनका तुरंत रिप्लाई आता है। इतने अच्छा जिला वो मेंशन कर रहे हैं सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को। शायद ही कि मैंने अपने भी जीवन काल में ऐसा अधिकारी जिला कलेक्टर जैसा देखा हो। हाँ बिल्कुल, वो मैंने बच्चे से लेकर जवान बूढ़े हर कोई कलेक्टर सर की कार्यशैली से खुश है, और बहुत ज्यादा सुधार वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में और जो आम चर्या की दिनचर्या होती है उन चीजों में सुधार, बहुत सारा सुधार हमारे कलेक्टर ने किया है। और आई होप वो लंबे समय तक दतिया में रहें, और दतिया में जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं उनके माध्यम से बहुत शानदार तरीके से मिल रही हैं, और हम जैसे कर्मचारी उनको देखकर और ज्यादा ऊर्जा का फील कर रहे हैं कि अब हमारे पास और ज्यादा ऊर्जा है। मैं भी पीताम्बरा माई से यही प्रार्थना करूंगा कि काफी लंबा कार्यकाल दतिया में रहे कलेक्टर सर का। अब सर बात करते हैं हम क्रिकेट को लेकर, तो सर्वप्रथम सर हम पूछेंगे आपसे कि क्रिकेट के जो पुराने क्रिकेटर रहे हैं जो कि संन्यास ले चुके हैं, उनमें और हमारे वर्तमान क्रिकेटरों में किसी जो आपके खास हो, किसी एक का नाम बताएं सर।
देखिए, जिस समय मैंने क्रिकेट चालू की, यानी कि जब से मुझे क्रिकेट का ध्यान है, तो लगभग 1996-97 से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और उस समय से मैं समझने लगा था कि ये खिलाड़ी अच्छा है, ये खिलाड़ी अच्छा है। तो मेरे क्रिकेट देखते मैंने सचिन तेंदुलकर का एक तरफा रोल देखा। सचिन तेंदुलकर उस समय क्रिकेट के भगवान कहे जाते थे। वो जब खेलते थे तो लाखों लोग देखते थे, और जब वो आउट हो जाते थे तो लाखों टीवियां बंद हो जाती थी। एक तरफा राज रहा। लेकिन भाई कहते हैं कि भाई अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मैं उस समय जो वर्तमान भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, उनके खेल को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था। उस समय गिने चुने ऑलराउंडर भारतीय टीम में हुआ करते थे। आमतौर पर गेंदबाज गेंदबाज होता था और बल्लेबाज बल्लेबाज होता था। तो उस समय वो आए थे तो एक ऑलराउंडर के तौर पर आए थे, और उस समय जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो उस समय मैं अजीत अगरकर को बहुत पसंद करता था। शुरुआत में गेंदबाजी करते थे, जल्दी जल्दी विकेट निकाल देते थे, और जो मिडिल ओवर जो छठवां सातवें की कंडीशन की बैटिंग होती है, उस समय पर जाकर महत्वपूर्ण रन भारतीय टीम के लिए बनाया करते थे। तो मेरे उस समय देखते हुए मैं अजीत अगरकर को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो अब इतने सारे क्रिकेटर अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आपने कह दिया कि एक नाम ले दीजिए। तो अगर योगदान, इंडियन योगदान को लेकर कहेंगे तो मैं जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं। और जब से जसप्रीत बुमराह आए हैं, उन्होंने भारतीय गेंदबाजी की परिभाषा ही बदल दी है। आमतौर पर क्रिकेट में भारत को बैटिंग टीम वाली टीम कहा जाता था कि भाई भारत के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत अच्छी बैटिंग है। भारत कभी भी एक गेंदबाजी, खासतौर पर पेस बॉलिंग वाली टीम कभी नहीं रही। लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आए, पूरे विश्व क्रिकेट में खलबली मचाकर रख दी। और आज विश्व क्रिकेट जो है भारत को एक अच्छी पेस बॉलिंग अटैक मानता है, और वो केवल जसप्रीत बुमराह की वजह से। सर, दतिया में आपका भी काफी नाम है और आप काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और बचपन से आप खेलते आए हैं। तो सर, आपके साथी भी, जैसे कि हम रिंकू बुंदेला जी को ले लें, वो भी काफी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो सर, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। काफी लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट की वजह से मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं। मैं उंगलियों से अगर क्रिकेटरों की गिनती करूंगा तो कम से कम 200 दोस्त क्रिकेट की वजह से मुझे मिले हैं। और बहुत सारी क्रिकेट मैंने दतिया में खेली, उपराय में मैं रहा। उसके बाद लगभग 2014-15 में मैं दतिया चला गया था, और दतिया जाकर रिंकू बुंदेला जी के साथ कॉलेज में मैंने मॉर्निंग क्रिकेट खेली। अजय शर्मा जी और हमारे और दोस्त हैं, उनके साथ मैंने स्टेडियम में मॉर्निंग क्रिकेट खेली। और पिछले कई सालों से मैं लेदर क्रिकेट का अभाव दतिया में देख रहा था। लेकिन हमारे एक और मित्र हैं संजय बघेल जी, जिन्होंने पिछले 2 सालों से लेदर क्रिकेट चालू की। और उन 2 सालों में मैं कहूँगा कि मैंने जो हार्ड बॉल की क्रिकेट होती है, वो सबसे बेस्ट क्रिकेट है पिछले 2 सालों में खेली है। अपने चाहने वालों को और अपने दर्शकों को बता दूं, दतिया हलचल के दर्शकों को बता दूं, मैं रविवार को लेदर क्रिकेट खेलता हूं। ओनली रविवार को लेदर क्रिकेट खेलता हूं। और नॉर्मली 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जो दिनचर्या होती है मॉर्निंग वॉक की, उस मॉर्निंग वॉक की दिनचर्या में सुबह 6 से 8:30 बजे तक टेनिस बॉल की क्रिकेट खेल लेता हूं। अभी वर्तमान में सर डीडीसी के द्वारा एक क्रिकेट रावतपुरा परिसर में खेला जा रहा है, और 6 नवंबर को हमारी दतिया और सिपरी से शायद मुकाबला था, तो हमारी दतिया की टीम विजेता हुई है। और इसकी डीडीसी के अध्यक्ष घनश्याम सिंह हैं, और सचिव संतोष लिटोरिया जी है, जो कि क्रिकेट खिला रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी है क्या सर? नहीं, मेरी भागीदारी तो कहीं पद के तौर पर तो कहीं नहीं है। डीडीसीए की अपनी कार्यकारिणी है, जिसके अध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानीय घनश्याम सिंह जी हैं, संतोष लिटोरिया जी हैं, और अन्य चयनकर्ताओं की टीम है। क्योंकि मैं एक क्रिकेट लवर हूं और एक क्रिकेट प्रेमी हूं, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की गतिविधियों से मैं जुड़ा रहता हूं। तो रावतपुरा ग्राउंड में इस समय एमपीसीए के द्वारा एमपीसीए के सानिध्य में होती हैं, डीडीसीए उसके आयोजन करता है। और संभाग स्तरीय अंडर 18 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जहां पर दतिया की टीम ने कल शिवपुरी की टीम को हराया। अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि
ये डिवीजन के मैचेस हैं और इससे पहले दतिया में साले संभाग स्तरीय टूर्नामेंट भी हुआ था, जहां पर भी दतिया ने साले संभाग स्तरीय टूर्नामेंट को जीता और ग्वालियर जैसी मजबूत टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बने हैं वो संभाग स्तरीय साले क्रिकेट के। तो ये अच्छी चीज है कि कुछ उपलब्धियां, कुछ अचीवमेंट दतिया को मिले हैं और आयोजन हो रहे हैं। डीडीसीए आयोजन करा रहा है, इसके लिए मैं डीडीसीए को धन्यवाद कहता हूं। लेकिन ये एक्टिव अब हो गए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं ये अपील करता हूं कि भाई मैंने संजय शर्मा जी हैं एक क्रिकेटर, और भी कई लोगों की फेसबुक पोस्ट देखी हैं और वो पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई क्या डीडीसीए का अपना क्रिकेट ग्राउंड दतिया में नहीं होना चाहिए। आप रावतपुरा क्रिकेट ग्राउंड पर जाकर टूर्नामेंट करा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप आयोजन करा रहे हैं, कम से कम क्रिकेट का आयोजन हो तो रहा है। लेकिन भाई क्या क्या कारण है कि हमारे पास खुद का ग्राउंड नहीं है। तो मैं भी चाहूंगा कि भाई ऐसे प्रयास किए जाएं कि दतिया में खुद का क्रिकेट ग्राउंड हो, खुद की क्रिकेट विकेट हो और वहां पर खुद के ग्राउंड पर बड़े बड़े आयोजन हों। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कि हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष महार रहमान सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे दतिया में भी एक स्टेडियम बनाया जाए। तो इस संबंध में थोड़ा सा सर बताएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो कि हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष महार रहमान सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र हैं, तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमारे दतिया में भी एक स्टेडियम बनाया जाए। तो इस संबंध में थोड़ा सा सर बताएं। स्टेडियम बनाया जाए और मैंने तो भाई धन्यवाद दूंगा मैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। मैंने चूंकि 2000 लगभग 8-9 से दतिया ट्रॉफी के आयोजन देखे हैं और पहली बार चूंकि मैं क्रिकेट का लवर हूं और मुझे ये सौभाग्य मिला कि जो अच्छे अच्छे क्रिकेट प्रेमी हैं उनको बहुत नजदीक से देखने का। दतिया ट्रॉफी बहुत बड़ा आयोजन दतिया में होता था, जिसमें उन्मुख चंद, आपका नीतेश राणा, जोगिंदर शर्मा और आपके अमरनाथ जी, ओहो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज दतिया में होकर गई और दतिया ट्रॉफी जैसे आयोजन को मैं बहुत बहुत मिस करता हूं और मैं माई से प्रार्थना करता हूं कि भाई ऐसा कुछ करें कि दतिया में फिर से दतिया ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजन हों। और मैंने तो सुना था विधानसभा इलेक्शन के पहले कि दतिया में एक बहुत बड़ा स्टेडियम का, क्रिकेट ग्राउंड का आयोजन निर्माण होना है। पता नहीं किस कारण से वो निर्माण रुक गया, कहां पर क्या विसंगतियां आ गई, कहां पर रोक आ गई, मुझे ज्यादा अंदर का पता नहीं है। लेकिन चूंकि एक क्रिकेटर हूं तो मैं ये अपील करता हूं, जो आपने अपील की वही मैं अपील करता हूं कि भाई एक दतिया में बड़ा क्रिकेट ग्राउंड, बड़ा स्टेडियम एक होना ही चाहिए। जो एक स्टेडियम है उस पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसके कारण कई बार खिलाड़ी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड दतिया में हो। सर दतिया में क्रिकेट की टीम काफी एक्टिव है, तो सर आप कुछ खिलाड़ियों के जो खास खास खिलाड़ी हो सर नाम बताएंगे सर? देखिए, अगर आप क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करेंगे तो हमें 2 कैटेगरी में खिलाड़ी बांटने होंगे, एक तो टेनिस क्रिकेट और एक लेदर क्रिकेट। तो अगर हम टेनिस क्रिकेट की बात करें तो दतिया में काफ़ी नामचीन क्रिकेटर टेनिस के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले नाम टेनिस क्रिकेट में लूँगा। एक पाठक है, अजय पाठक है, हाँ अजय पाठक करके लड़का है जो रिछरा गांव का है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और टेनिस बॉल से अन्य जिलों से उसके लिए ऑफर आते हैं और वो एक बड़ी फीस में उन टीमों से खेलने के लिए जाता है। ये दतिया के लिए गौरव की बात है। और टेनिस क्रिकेट से एक वीरू यादव है, बड़ा नाम है, और बहुत सारे क्रिकेटर हैं, सत्येंद्र गुर्जर है, देबू है, मोगली इस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। मोगली जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए और शानदार खेल रहा है। तो टेनिस क्रिकेट में तो ये हैं। और अगर आप प्योर क्रिकेट की बात करें तो प्योर क्रिकेट लेदर क्रिकेट होता है। और लेदर क्रिकेट में मैं अपने दतिया वासियों के लिए जो नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूंगा कि दतिया का एक खिलाड़ी सीके नायडू 23 में पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका चयन मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है, अक्षय शर्मा। और इस समय एक मैच भी वो प्लेइंग कर चुके हैं और उनने शायद एक मैच में 2 विकेट और दूसरी पारी में भी कुछ विकेट लिए थे। तो ये दतिया के लिए बहुत अच्छे साइन हैं कि दतिया से लेदर क्रिकेट में खिलाड़ी
आगे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 23 में सीके नायडू में खेल रहे हैं। इसके अलावा साहिल भी एक नाम है जो लेदर से बहुत शानदार खेलता है। और मेरे साथ जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनमें भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक अनस खान है, बहुत शानदार क्रिकेट खेलता है अनस खान। और सजल बिदुआ जी हैं, बहुत शानदार गेंदबाज हैं। हमारे टीआई साहब इंद्रगढ़ के वैभव गुप्ता जी लाजवाब बल्लेबाज हैं, और कभी आप उनकी क्रिकेट भी देखना। तो टैलेंट काफी है, लेकिन जो वैभव सर, सजल सर या हम हुए या अनस हुए, ये क्रिकेटर अब केवल एंजॉय के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। और प्रोफेशनल क्रिकेटर की बात की जाए तो दो नाम मुझे बहुत ज्यादा होप में उनसे किए हुए हूँ, जैसे अक्षय शर्मा और साहिल कुमार। जी सर, हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पर क्रिकेट को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पर लाइव समय समय पर लाइव आकर भी दर्शकों को काफ़ी बातें क्रिकेट के बारे में बताते हैं। तो सर, आपका क्रिकेट से काफ़ी लगाव है कि आप फेसबुक पर भी लाइव आ जाते हो, दर्शकों के लिए बताना चाहते हैं, इस संबंध में थोड़ा सा बताएं। हाँ हाँ, मैं क्रिकेट को बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ। असल में कुछ समय मैं सपने देखा करता था कि मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँ। और चूंकि उस समय जो 1999-98 का दौर था, सरकारी स्कूल में पढ़ना, गांव की ज़िंदगी जीना, मैंने लगभग 18 साल से पहले दतिया या डबरा का मुंह नहीं देखा था। तो 18 साल से पहले जब आप जिला मुख्यालय या किसी शहर से नहीं जुड़े हैं तो आपका क्रिकेट का विकास नहीं हो सकता है। हाँ, अभावों की स्थिति में क्रिकेट खेला और देखा करता था, रेडियो पर क्रिकेट को सुना करता था। मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, और जो मेरा बचपन का क्रिकेट का प्यार है वो आज 43 साल का हो गया हूँ, वो प्यार अभी भी जीवित है, और जैसा पहले था वैसा अभी भी है। और बस समय का अभाव रहता है, अपनी घर गृहस्थी है, नौकरी है, संडे को टाइम मिल जाता है तो संडे को क्रिकेट से जुड़ जाते हैं। और सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें अपनी अपनी जो क्रिकेट की जो राय होती है उसको मैं शेयर आप लोगों के साथ करता रहता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से क्रिकेट के शौकीन हैं, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं आपके जो बच्चा है तो उसकी भी पोस्टें क्रिकेट को लेकर आप डालते रहते हो, तो क्या आपके बच्चे को भी काफी क्रिकेट से लगाव है? वो उसको नेचुरल क्रिकेट उसके नस में है। मैंने जब वो क्रिकेट शुरू में वो बल्ला पकड़ता था और खेलता था तो मैं कहता था कि भाई क्रिकेट मत खेल, क्योंकि इसका कंपटीशन मैंने देखा है। भाई क्रिकेट में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है इतना। देखिए, भारत की टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 15 का चयन होता है। कितनी बड़ी जनसंख्या है भारत देश में, उन 15 में जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट है, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास अगर उससे कह दिया जाए कि आपको 30,000 रुपए महीने क्रिकेट पर खर्च करने हैं तो वो हाथ खड़े कर देगा। भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरी व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, मुझे दो बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, मुझे उनकी व्यवस्थाएं, पढ़ाई की व्यवस्थाएं चलानी है, घर की व्यवस्थाएं देखनी है, तो इतना भी नहीं कर सकता कि मैं 30,000 उस पर खर्च कर सकूं। तो ऐसी परिस्थिति में उन 15 का कंपटीशन झेल पाना संभव नहीं है। बट पता नहीं क्यों उसके नस में क्रिकेट बसा है। मैं मना कर देता हूँ, मुंह लटका लेता है, क्रिकेट खेलने को मना करता हूँ तो मुंह लटका के बैठ जाता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई जब तूने अपनी जिंदगी में एंजॉय किया, अपने समय पर क्रिकेट खेला, मम्मी मना करती थी, तू इतने अभाव में रहा, जब तूने क्रिकेट खेल ली तो भाई अब क्रिकेट खेलने दो, जो होना होगा सो होगा। हाँ, मैंने एक शर्त जरूर सक्षम से रखी है कि क्रिकेट की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई क्रिकेट की वजह से आपकी जो 80 से 90 के बीच में परसेंट बन रही है वो 80 से 70 और 80 के बीच में पहुंच जाएगी, उस दिन मैं आपकी क्रिकेट बंद करा दूंगा। सर, बात करें अगर सक्षम की शिक्षा को लेकर, तो सभी फिलहाल सर किस क्लास में है सर? सक्षम कक्षा 8 में पढ़ता है और लॉर्ड कृष्णा स्कूल में वो पढ़ रहा है। हमारी एक लड़की भी है जो नवोदय विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ रही है और अच्छी पढ़ रही है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान विश्वामित्र शर्मा जी थे, जिनसे बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारे चैनल में आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद सफीक जी, आपके चैनल दतिया हलचल के माध्यम से मैं अपने दतिया के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, आप बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेंगे और भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में भागते रहेंगे, लेकिन चैन नहीं मिलेगा। भाई कमाइए,
मेहनत कीजिए, मैं इससे मना नहीं करता हूँ, लेकिन किसी को दुख पहुंचे, किसी की आत्मा दुखी हो और किसी का बुरा करके हम करें, हमें ये नहीं करना है। मैं ये अपील करता हूँ कि जितना हो सके दीन दुखियों की मदद करें, अच्छे व्यक्ति बने और किसी का दिल ना दुखाएं और संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और संतुष्टि के साथ आगे बढ़ें और गलत रास्ते को ना अपनाएं। मैं यही अपील करता हूं कि भले आप इंजीनियर ना बन सकें, कलेक्टर ना बन सकें और कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर ना जा सकें, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बने कि आप अगर कहीं चले जाएं तो लोग आपके बारे में बात करें कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। बस यही मेरा प्रयास भी रहा है और मैं आज भी कह रहा हूं कि अब मेरा बहुत बड़े सपने नहीं है, बहुत बड़े मेरे अरमान नहीं हैं, बस मेरे यही अरमान है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं और एक अच्छा इंसान बन के रहूं। जैसा कि हमारे आज के खास मेहमान ने बताया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो मेरा भी आप लोगों से यही आग्रह है कि लोगों को जाति धर्म में ना बांटें। हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद में धर्म में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। आजकल देखने में मिल रहा है, सोशल मीडिया पर काफी देखने में मिल रहा है कि लोगों को जाति धर्म के नाम पर अपमानित किया जा रहा है या बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मेरा बस सबसे यही आग्रह है, यही अपील है कि लोगों को धर्म और जाति में ना बांटकर सिर्फ एक ही मिशन पर कायम रहें कि हम इंसान हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने सुना, हमारा वार्तालाप काफी अच्छा रहा हमारे खास मेहमान विश्वामित्र शर्मा जी के साथ।